हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट 2 था जिसमें हम 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। जो आज का पार्ट है वो 3 है। इसमें हम 51 से शुरू करेंगे और लास्ट तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है 51 नंबर से उसे सॉल्व करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। तो जो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें कुछ ब्लर टाइप का रीडिंग दिया हुआ है। इसका जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ पढ़ाया जाएगा। तो जो कुल टर्न ऑन टाइम होता है वो डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु संपर्क विकसित और डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीके का उपयोग किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो डिफ्यूजन मेथड होता है और ग्राउंड मेथड होता है, साथ ही साथ जो एलॉय जंक्शन होता है, ये ट्रांजिस्टर का ही एक निर्माण करने का तरीका होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। जो अगर फिजिकल रूप से देखा जाए तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, एमिटर उससे छोटा होता है और बेस सबसे छोटा होता है फिजिकल रूप से। ये इसलिए बनाया जाता है कि जो कलेक्टर होता है, जो आउटपुट टर्मिनल होता है, इसका जो हीट है वो ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पर हम हीट सिंक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि इसमें अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए हम भौतिक साइज से कलेक्टर को सबसे बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक फॉरवर्ड दिशा में है। तो सामान्यतः देखा जाए तो एमीटर और बेस ये फॉरवर्ड में होता है, जबकि सेकेंड जंक्शन में कलेक्टर प्लस बेस ये रिवर्स में होता है। अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड में हो गए तो जो ट्रांजिस्टर है यह एक क्लोज सर्किट की तरह या फिर क्लोज स्विच की तरह कार्य करेगा। अगर दोनों ही रिवर्स में होता तो ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है। तो जो क्लास ए एम्पलीफायर का जो एफिशिएंसी होता है वो कम होता है। जब एफिशिएंसी कम होगा तो जो इसका डिस्टॉर्शन होगा वो भी कम होगा, अगर क्लास सी का पूछता तो जो क्लास सी का एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है और इसका जो डिस्टॉर्शन होता है वो भी बहुत अधिक होता है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिनिमम डिस्टॉर्शन क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ ये है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस उत्पादन करता है। तो जो हमारा ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर वो बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या फिर पल्सेस उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो हम सकारात्मक फीडबैक का ज़्यादातर यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो जो यूजेटी होता है ये एसीआर का ट्रिगर सर्किट के लिए हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ट्रिगरिंग सर्किट के लिए हम यूजेटी का यूज करते हैं, क्योंकि यूजेटी का जो रेजिस्टेंस होता है ये 5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत और अच्छा रैखिकता के साथ साथ कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होता है। तो जो यूजेटी होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यूजेटी होता है इसका हाई होता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JFET की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या
अंतर होता है। तो जो MOSFET होता है इसका दूसरा नाम होता है IGFET, यानी IGFET। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी आई से इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का तात्पर्य हुआ ऑप्शन नंबर ए कि जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत होने की वजह से इसका जो नियंत्रण है ये ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है एम्पलीफायर का, इसे हमें बताना है कि यह किस प्रकार का एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर के इनपुट में यानी जो बेस है यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है, जबकि कलेक्टर से आउटपुट प्रदान हो रहा है। तो ये एक तरह से कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सर्किट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि जो ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा इसमें पूछ सकता है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाइए। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 220 वोल्टेज RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होता है। तो जो पीक वोल्टेज का मान होता है वो होता है 1.414। तो जब 220 का 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 311.17 वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो इसके नॉब होता है वो प्रतिरोध जोड़कर हम इसके इम्पीडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। तो जो टाइम बेस सेटिंग के साथ जो 5 डिवीजन है उसके लिए एक फार्मूला होता है कि टाइम डिवीजन गुणे दिया गया समय, जो वास्तविक समय है दिया गया समय। यहाँ पर टाइम डिवीजन 5 है और इसमें जो दिया गया समय है वो 0.2 माइक्रोसेकेंड है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइक्रोसेकेंड आएगा। जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो 1/के टाइम आवर्तकाल होता है, यानी कि टाइम। जब फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है कि 1/के टाइम। जब 1 का माइक्रोसेकेंड करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 10,000 किलो हर्ट्ज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन के रेक्टिफायर में इनपुट से नहीं हटाया जाएगा। यदि हम रेडियो के जो पल्सेशन है उसमें इनपुट को नहीं हटाएंगे तो जो रेडियो की आवाज़ आएगी वो हमिंग साउंड की आवाज़ आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है। जो रिक्तीकरण क्षेत्र होता है वो एक तरह से इंसुलेटर का व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बेटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या होता है। जो प्रॉफिट गेन होता है, प्रॉफिट गेन इक्वल टू या फिर पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन गुणे बीटा गेन, यानी बीटा को हम करंट गेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 66 दिया हुआ है, जबकि करंट जो दिया हुआ है करंट को बीटा भी बोलते हैं तो वो 100 दिया हुआ है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6600 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैंच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है। तो लैंच सिस्टम क्या होता है कि जो लैचिंग रिले होता है, अगर हम ये मान लीजिए लैचिंग रिले है, ऐसे ही हम सप्लाई दिए तो ये जो रिले है ये NO से NC हो जाएगा। जब ये NO से NC हो जाएगा और पावर कट हो जाने के बाद जब सप्लाई कट जाती है
तो ये जो रिले होती है NC से NO नहीं होती है, यानी कि जो अपना पोजीशन है वो पावर कट ऑफ होने के बाद भी ये अपना पोजीशन बनाए रखती है, यानी जो होल्ड करने में ये सक्षम होती है। और जो भी गेट होता है वो अपना नियंत्रण खो देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो गेट होगा वो अपना चालन नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होगा, यानी कि जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो ड्रेन करंट होता है पॉजिटिव से पहले और नेगेटिव के बाद, जो पिच ऑफ वोल्टेज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जब पिच ऑफ वोल्टेज जब आपका 0 रहेगा तो आपका ड्रेन करंट भी 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव के बाद और पॉजिटिव से पहले जो पिच ऑफ वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो ड्रेन करंट होगा वो 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना।